Good morning students. Today I am going to start the civics chapter 2 from chapter 1 of class 7 and our new chapter is the key features of a democracy. आज हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या खासियत है, क्या विशेषता है। तो उसमें से सबसे पहला हमारा है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स इक्वल का मतलब बराबर, इक्वलिटी का मतलब समानता, जो एक जैसा हो, जो सब चीज़ें हो। तो ये तीन तरह का होता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं। तो हमारे देश में मेनली दो ही सबसे बड़ी पार्टियां हैं और छोटे छोटे और भी बहुत सारे पार्टी हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये दोनों में हमारा एक समानता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो हमारे स्टेट में जेडीयू है, आरजेडी है, ये सब बहुत छोटे छोटे पार्टियां हैं। अगर हम बड़े पार्टी के नाम पे लोग अगर बात करते हैं तो हमारा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो ये सबसे बड़ी पार्टियां हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी में। और हर पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। जो बड़ी पार्टियां होते हैं वो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं और जो छोटे पार्टियां होते हैं वो अपने राज्य में भी चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे देश में, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर कंट्री है। हर आदमी का सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया कि हमारे देश में कोई ऐसा भी आदमी है जो एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाता है। हमारे देश में कोई ऐसा भी आदमी है जो 1 लाख रुपया कमाता है। हमारे देश में कोई ऐसा भी आदमी है जो 1000 रुपया कमाता है। हमारे देश में कोई ऐसा भी आदमी है जो 100 रुपया कमाता है और हमारे देश में ऐसा भी आदमी है जो 1 रुपया कमाता है। तो इस तरह से हमारे देश में जो भी आदमी का सोर्स ऑफ इनकम होता है वो अलग अलग होता है और हर आदमी का सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग होता है। जिस आदमी का जितना ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है उसका लाइफ उतना ज़्यादा अच्छा जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे उतना ज़्यादा आता है। जिस आदमी के पास सोर्स ऑफ इनकम कम होता है उसके पास पैसा बहुत कम आता है। तो ये इकोनॉमिकल हमारा इक्वलिटी होता है। सोशल इक्वलिटी, इसको तो ध्यान से समझिए। हमारे देश में जो है सोशल इक्वलिटी हर जगह अलग अलग हमको देखने को मिलता है। हमारे देश में कास्टिज्म भी अलग अलग है, कोई अपर कास्ट में है, कोई लोअर कास्ट में है। लोअर कास्ट में भी बहुत तरह का कास्ट होता है। तो अब तो हालांकि नियम बन चुका है कि हम लोग सोशल मतलब कास्टिज्म ना करते हैं, लेकिन फिर भी आज के दौर में भी हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ला में हर जगह सोशल इक्वलिटी हमको देखने मिलता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। सबसे पहले ये डेमोक्रेसी वर्ड को समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी क्या होता है? मैं प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। हमारा देश एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ की सरकार को हम लोग चूज करते हैं। हम लोग चूज करने का मतलब कि मैं कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं। कोई भी बच्चे ये जो है डेमोक्रेसी में अपना वोटिंग का काम नहीं कर सकते हैं। वो सरकार को चूज नहीं कर सकते हैं। सरकार को कौन चूज कर सकते हैं? जिनका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो, 18 वर्ष से ज़्यादा हो। जब आप लोग 10+2 पास कर जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट एज के अनुसार से, ऐसे नहीं, सर्टिफिकेट एज के अनुसार से 18+ हो जाएगा तो आप लोग वोट दे सकते हैं और सरकार को चूज कर सकते हैं। और जब हम लोग सरकार को चूज करने जाते हैं तो हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किसको वोट दें, किसको नहीं दें। तो वोट वैसे आदमी को देना चाहिए जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके ऊपर कोई केस मुकदमा ना हो, जिसपे कोई आपराधिक टाइप का केसेस वगैरह ना हो। तो जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जो लगता हो कि नहीं ये हमारे लिए काम करेगा, ऐसे आदमी को हमको वोट देना चाहिए। उसके बाद एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर आदमी कानून के सामने एक जैसा है। अगर एक साधारण आदमी अगर गलत काम करता है तो उसके लिए जेल है। तो कोई पोस्ट का आदमी है, अगर उनसे अगर गलत काम हो जाता है तो वो भी जेल जा सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नियम है। कोई अगर पोस्ट का आदमी है तो सबसे पहले उसको पोस्ट पर से रिजाइन देना पड़ेगा, उसको हटना पड़ेगा। और जैसे वो पोस्ट पर से हट जाएगा वो साधारण आदमी हो जाएगा और फिर उसको साधारण आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी हर आदमी कानून के सामने एक जैसा है। अगर वो कोई भी गलत काम करे वो बच नहीं सकता है।
नो पर्सन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव करना। हम किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम लोग भेदभाव करते थे, कास्टिज्म करते थे, लेकिन आज के डेट में हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम भेदभाव करते हैं तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बात का साफ साफ नियम उल्लेख है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आदमी किसी भी इंसान के साथ ना भेदभाव नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेटेड नहीं कर सकता है। अगर आप करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। नो पर्सन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। उसके बाद एवरी पर्सन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द रिलीजन। हम पूरे भारत देश में, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम असम से लेकर के गुजरात तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये पूरे सभी आदमियों का हमारा भारत देश है। और हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, बेशक कहीं भी जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भारत का कोई भी चीज़ शब्द का यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी आदमी हमको ट्रेन में सफ़र करने से रोक नहीं सकता है, कोई भी आदमी हमको पार्क में जाने से रोक नहीं सकता है, कोई भी आदमी हमको होटल में जाने से नहीं रोक सकता है, कोई भी आदमी सरकारी स्कीम या योजना होता है तो उसे लाभ लेने से हमको रोक नहीं सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो हमको कानून के अनुसार से हमको पनिशमेंट कर सकता है। तो एवरी पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द रिलीजन, रेसेस, कास्ट, प्लेस ऑफ द अनटचेबिलिटी। उसके बाद एक टॉपिक और है हमारा अनटचेबिलिटी। अगर इस टॉपिक को करें जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छुआछूत। तो पहले हमारे समाज में होता था अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कोई भी चीज़ अगर देना होता था तो उसको गेट के बाहर रखते थे तो या घर के बाहर रख के उसको बोलते थे तुम आके उठा के ले जाओ। तो इस तरह से पहले ये हमारा अनटचेबिलिटी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इक्वालिटी इन अदर कंट्री। दूसरे कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा कैसे क्या होता है, तो उसमें से सबसे पहला हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका आता है, जिसका कैपिटल हमारा कोलंबो है। और श्रीलंका मेनली फेमस होता है टी प्लांट, यहाँ पे चाय की खेती सबसे ज़्यादा होता है। और रिलीजन यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म है और ये भारत के हमारा पश्चिम में यहाँ पे श्रीलंका है। उसके बाद यूएसए देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल हमारा वाशिंगटन डीसी है। ये फेमस यहाँ पे वेल डेवलप्ड कंट्री है, विकसित कंट्री है। विकासशील देशों में इसकी गिनती होता है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हमारा कंट्री है। यहाँ पे ये फेमस है। यहाँ पे इंडस्ट्री का और रिलीजन में यहाँ पे हमारा सिर्फ क्रिश्चियन डोमिनेटेड, तो इस तरह से हमारा होता है। इसके बाद कुछ और भी टॉपिक है जो मैं इसको फिर से इरेज करके बता रहा हूँ। ओके बच्चे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स में हमारा पहला है मिड डे मील स्कीम। ये क्या होता है, तो हर हमारे देश में हर गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में वहाँ पे दोपहर का खाना दिया जाता है। क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सबसे बड़ा बैकबोन माना जाता है। और जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कहा जाता है बच्चे देश का भविष्य होता है। अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कल के डेट में काम कहाँ है। ये जगह जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, कल यहाँ पे कोई और था। आज जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, रेलवे ड्राइवर है, या जो भी चीज़ है, पोस्ट है, कल वहाँ कोई और था, आज कोई और है। और कल इसी में से कोई दिन कोई नहीं बच्चा वहाँ पर जाएगा। कोई बाहर से वहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो इस पोस्ट पे कैसे वहाँ पे जाएगा, कैसे यहाँ पे काम करेगा। तो हमारा गवर्नमेंट ने सोचा आखिर भाई बच्चे क्यों नहीं आते हैं, स्कूल है, टीचर जाते हैं, बच्चे क्यों नहीं आते हैं। तो सरकार ने सर्वे कराया। तो सर्वे में एक बात उभर के आया कि बच्चे को वहाँ पे गरीब होते हैं और उनको अगर वो स्कूल जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर
खाना कहाँ से मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मैं दोपहर के बच्चों का भोजन जो है वो स्कूल में कराया जाता है। तो आज की डेट में भारत के सभी सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना दिया जाता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1988 में भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था, तो मिड डे मील स्कीम का। उसके बाद डेमोक्रेसी, ये हम लोग प्रीवियस क्लास से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, डेमोक्रेसी हमारे देश का एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक सरकार है और यहाँ की सरकार को हम लोग चूज करते हैं। उसके बाद है सिविल राइट्स मूवमेंट, ये हमारा अमेरिका में हुआ था और इसमें रोजा पार्क्स वगैरह थे और भी बहुत सारे लीडर लोग थे। तो वहाँ पे काले घोड़ों में वहाँ पे लड़ाई चलता था और ब्लैक लोग ने अपने अधिकार के लिए वहाँ पे वाइट लोगों से सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो चलाया था। उसके बाद है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये क्या होता है, तो ये होता है भारत में सभी आदमी को वोट देने का एक एज उम्र नहीं होता है, सभी लोगों को एक राइट नहीं होता है वोट देने का। वोट देने का जो मिनिमम एज माना गया है वो 18 ईयर्स है। अगर आप 18 साल के हैं तो भारत में वोट दे सकते हैं, इसके अलावा आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। जहाँ भी वोट डाला जाता है, अपने स्कूल के कैंपस में वोट डाला जाता है, अगल बगल सरकारी स्कूल कॉलेजेस में वोट डाला जाता है, तो जहाँ पे वोट डाला जाता है वहाँ पर आप अगर उस दिन वोट होता है तो नियमतः आप अगर वहाँ पर जाएँ, आपको लाइन में लगना पड़ेगा और चुपचाप आप अपने वोट डाल करके चुपचाप आ जाइए। आप किसी भी आदमी को साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप इसको वोट दीजिए, आप किसी से ना पूछ भी नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल वहाँ पे जाएं और अपना सीक्रेट वोट डाल, जिसको भी आपको इच्छा है आप डाल सकते हैं। ना आप किसी को लालच दे सकते हैं, ना आप किसी को पैसे दे करके खरीद सकते हैं, ना ही आप किसी आदमी के साथ कोई भी थ्रेटनिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनन वहाँ पे जुर्म किया जाएगा और आपको जेल जाना भी पड़ेगा। इवन कि आपके घर में मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा से भी आप ये नहीं पूछ सकते कि मम्मी आपने किसको वोट दिया, या पापा नहीं आप आज कमल छाप को वोट देना, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मम्मी पापा चाहे तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसके बारे में मैंने बताया। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्लियर है तो आप मुझसे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये सिविक्स का हमारा चैप्टर 1 रहा और इसके बारे में फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास से जब चलेगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।